हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट और उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें पता चलता है, जिससे हमें मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल मध्यकाल में भारत में जो राजनीतिक विचार थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और वो क्या विचार थे, कैसे मध्यकाल में भारत में किस तरह के राजनीतिक विचार थे, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी। जिसने नहीं देखी है वो जो पहली वीडियो है सोर्सेज ऑफ एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वो आप देख लीजिए ताकि आपको ये वाली वीडियो जो है और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए ठीक है, आज की हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार। इस वीडियो में मैंने दोनों ही लैंग्वेज में टेक्स्ट डाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन रहती है अगर इंग्लिश में डालती हूँ तो फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं कि मैम हिंदी में लिखिए, हिंदी में डालिए। और हिंदी में डालती हूँ फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज इंग्लिश में टेक्स्ट डालिए। तो इस वीडियो में आपको दोनों ही लैंग्वेज में जो है टेक्स्ट मिल जाएगा और ट्राई करूंगी कि दोनों ही लैंग्वेज में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आपको एक अच्छा मटेरियल मिल जाए। क्योंकि इंग्लिश में तो फिर भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है लेकिन हिंदी मीडियम वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट और उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो why we are discussing about medieval Indian political thought, because to explore the rich tradition of political thought in medieval India where key concepts, diverse schools of thought, and the influence of dharma shape the governance। मध्यकाल में जो अलग अलग तरीके की विचारधाराएं थी, राजनीतिक विचारधाराएं थी, कौन कौन से की कंसेप्ट्स थे और जो अलग अलग डाइवर्स स्कूल्स ऑफ थॉट थे और किस तरह से धर्म का जो है इन्फ्लुएंस उस टाइम में जो गवर्निंग सिस्टम था, उस टाइम में जो पॉलिटी थी उस पे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा था, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो उस टाइम में कौन कौन से की कंसेप्ट थे मध्यकालीन भारत में, मेडिवल इंडिया में की कंसेप्ट्स इन मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। फर्स्ट, राजधर्म। सेकंड, अर्थशास्त्र। थर्ड, मंडल थ्योरी। एंड फोर्थ इज स्वराज्य। इसका नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी में भी स्लाइड है। इसमें आप जैसा कि देख सकते हो कि मध्यकालीन भारत में राजनीतिक चिंतन की कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं थी। पहला है राजधर्म, दूसरा है अर्थशास्त्र, मंडल सिद्धांत और स्वराज। ठीक है, तो इसका राजधर्म से क्या मतलब है, मतलब उस टाइम में राजा जो गवर्निंग सिस्टम था उसका हेड कौन था, राजा होता था। मेडिवल टाइम में भी हमारे यहाँ पे क्या होती थी, राजतंत्र होता था, मोनार्की होती थी। तो उस मोनार्की में राजा का क्या धर्म था, एक शासक के अपनी प्रजा के प्रति नैतिक कर्तव्य, उसकी धार्मिकता, न्याय और कल्याण पर जोर दिया जाता था। यानी कि जो प्रमुख अवधारणा थी, जो मेन कंसेप्ट था, वो किस पर फोकस किया जाता था मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में, किस पर ज्यादा फोकस किया जाता था, राजधर्म पे। राजधर्म, ड्यूटीज ऑफ द किंग एंड मोरालिटी ऑफ द किंग एंड जस्टिस सिस्टम इन मोनार्की। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट था अर्थशास्त्र। अगेन हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र जो है किसके टाइम में, जो कौटिल्य ने जो लिखा, और लास्ट क्लास में हमने जिस पे डिस्कस किया था कि किस तरीके से कौटिल्य ने कैसे राजा शासन करेगा उसके बारे में जो अपने विचार दिए थे वो मध्यकालीन भारत में भी प्रचलित थे।
कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा जो राज्य कला पर प्राचीन ग्रंथ जो उनका अर्थशास्त्र है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य यानी कि सेना से संबंधित जो रणनीतियां, जो जो बातें बताई गई थी, उस पर भी जो राजनीतिक चिंतन था मध्यकाल में, उस पे भी प्रमुख बातें उस टाइम में होती थी। ठीक है। तीसरा था मंडल सिद्धांत। जो अवधारणा मध्यकाल में जो प्रचलित थी वो कौन सा था? मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत क्या होता है? यह विचार कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के प्रभाव के संकेंद्रित वृत्तों की गतिशील परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब कि ये जो मोनार्कीज होती थी, अलग अलग मोनार्कीज जो होती थी, वो कैसे दूसरी मोनार्कीज के साथ, दूसरे राजाओं के साथ संबंध स्टेब्लिश करते थे। तो ये अवधारणा कहाँ पे? मध्यकाल में भी प्रचलित थी। तीसरा जो था स्वशासन। स्वशासन या स्वशासन की अवधारणा स्वतंत्रता और संप्रभुता को बढ़ावा देना, यानी कि वहां का जो राज्य है वो कितना सही है, कितना अच्छा है, क्या उसका जो है वहां की पे जो है कितनी ज्यादा वो सोवरन है, कितना स्वतंत्र है, इस पर भी विचार किया जाता था मध्यकाल में। तो ये जो मध्यकाल में जो गवर्निंग सिस्टम था और जो कि बेस्ड था धर्म पे, वो किन किन बातों पर फोकस करता था, किस तरह का ये सिस्टम था। सबसे पहली बात है कि उस टाइम का जो गवर्निंग सिस्टम था वो क्या था? सोशल हार्मनी पे जो है ज्यादा फोकस करता था। द इम्पोर्टेंस ऑफ धर्मा इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड इंश्योरिंग जस्टिस फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म को जो है बढ़ावा दिया जाता था, इंश्योर किया जाता था कि हर व्यक्ति को जो है, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मिले। किंग एज धार्मिक गार्जियन। राजा जो है एक धर्म को बढ़ावा देने वाला, गार्जियन का मतलब क्या होता है? उसको प्रोटेक्ट करने वाला। धर्म राजा की क्या भूमिका थी मध्यकाल में? किंग एज धार्मिक गार्जियन। वो उसको गार्जियन समझा जाता था, जो कि धर्म पे आधारित शासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा, उसको बढ़ावा देगा। ठीक है। द पर्सनल मोरालिटी की भी यहाँ पर जो है मध्यकाल में जो है बात होती थी, यानी कि द कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल मोरल कंडक्ट स्पेशली फॉर रूलर्स एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। राजा के की क्या मोरालिटी है, क्या नैतिकता है, और शासक जो थे राजा, यानी कि राजा के क्या है, और व्यक्तिगत वहां पे रहने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जिस पे रूल किया जाएगा, उसकी क्या नैतिकता है, उनकी क्या नैतिकता है, और राजा की क्या नैतिकता है, वो किस मोरालिटी पे जो है अपना शासन चलाएगा, उसका आचरण और आचार विचार कैसे होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ द किंग एंड द स्टेट। ये जो सिस्टम था यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ठीक है। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, कोर्टली एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंडिंग द किंगडम, ये तीनों काम किस तरीके से होते थे? तो बेसिकली केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, और इस सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी में राजा का अधिकार जो था वो शासन में केंद्रीय व्यक्ति के रूप में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। राजा का क्या काम था? मेन वो सारे कानून बनाता था, लॉज एंड जो भी कानून वगैरह बनाए जाते थे, उसका राजा का काम था। किस प्रजा के जितने भी के जीवन से संबंधित जितने भी काम है, उनके लिए जितने भी कानून बनाने हैं, उसका काम कौन करता था? राजा करता था। सारी पावर यानी कि किसके पास थी? केंद्रीकृत प्राधिकरण यानी कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का क्या मतलब है कि सभी निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? राजा के पास था। दूसरा था, इस राजा को जो है मदद करने के लिए क्या थे? उसके दरबार में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री होते थे, ताकि कुशल शासन और न्याय सुनिश्चित करने के लिए नौकरशाही और अदालत प्रणाली की स्थापना। यानी कि राजा के दरबार में
ये जो हमें राज्य को जो चलाना है, तो उसको मदद करने के लिए, राजा को मदद करने के लिए क्या होता था, बहुत सारी नौकरशाही होती थी, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स होते थे, और क्या होते थे, कोर्ट्स वगैरह होते थे, ताकि जस्टिस लोगों को मिल सके। और राज्य की जो रक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या था, कैसा सिस्टम था, ताकि राज्य को बाहरी खतरों से बचाने और संप्रभुता बनाए रखने के लिए एक मजबूत सेना का निर्माण और रख रखाव किया जाता था। यानी कि उस टाइम में जो सारे डिसीजंस लिए जाते थे, जो सारे कानून बनाए जाते थे, वो राजा के द्वारा बनाए जाते थे। राजा को मदद करने के लिए, राजा को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए उसके मंत्री होते थे, और पूरे का पूरा शासन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्मी होती थी, वेल मेंटेन्ड आर्मी हुआ करती थी उस टाइम में। ठीक है, ताकि उसके जो भी सब्जेक्ट्स थे, राजा के जो भी सब्जेक्ट्स थे, राज्य में रहने वाले जितने भी लोग थे, सबको क्या मिले, सुरक्षा मिल सके। अब उस टाइम में हम देखते हैं कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट और उनके पॉलिटिकल आइडियाज उस टाइम पे, इन मेडिवल टाइम, what were the different schools of thought and their political ideas? First, शास्त्रास, जो कि हमने ऑलरेडी एशियंट इंडिया में भी पढ़े, एंड सेकंड इज इस्लामिक, बिकॉज मेडिवल इंडिया में क्या हुआ था, मध्यकाल में क्या था, इस्लाम इंडिया में आ चुका था। ठीक है, देन उसी टाइम में फिर भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था, और सूफिज्म। ये सारी चीजें जो हैं मध्यकाल में, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट थे। यानी कि जो शासन उस टाइम पे होता था, तो हम देखते हैं कि मुस्लिम एम्पायर जो है स्टार्ट हो गए थे, मुस्लिम्स आने स्टार्ट हो गए थे मध्यकाल में। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे राजे रजवाड़े भी थे, यानी कि हिंदू शासक भी थे। तो जो हिंदू शासक थे वो कैसे गवर्नेंस करते, उनका गवर्नेंस जो सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था, वो शास्त्रार्थ पे, यानी कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे वो किसके आधार पे बनाते थे, शास्त्रों के आधार पे बनाते थे। और जो इस्लामिक शासन था वो किस पे बनाते थे, उनका अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, जैसे शरिया लॉ, इस्लामिक जो रूलर्स थे उसको फॉलो करते थे। ठीक है, और ये जो शास्त्रार्थ में हमने देखा ही है कि हमारे जो एशियंट जो वेद वगैरह हैं, ठीक है, जो हमारे वैदिक रिचुअल्स हैं, इनको फॉलो किया जाता था, और कास्ट सिस्टम था, यानी कि पूरा का पूरा जितने भी अपार्ट फ्रॉम इस्लामिक पॉपुलेशन और इस्लामिक रूलर्स, जो अदर एम्पायर्स थे, वो किस बेस पर कैसे शासन करते थे, वो वैदिक, यानी कि जो शास्त्र कौन से होते हैं हमारे, जो 4 वेद हैं, मनुस्मृति है, उसी के आधार पर ये लोग जो है शासन करते थे। ठीक है, थर्ड था एडवोकेट भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट भी उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था, इस्लामिक इन्फ्लुएंस क्योंकि बढ़ने लग गया था, और हिंदू धर्म में भी बहुत सारी बुराइयां आने लग गई थी। तो उस टाइम पे जो है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। भक्ति मूवमेंट में हम लोग देखते हैं जैसे कबीर वगैरह, तुलसीदास वगैरह, तो इन लोगों ने भी काफी ज्यादा, हम आगे नेक्स्ट उसमें अपनी जब वीडियोस पढ़ेंगे ना, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ कबीर, कबीर ने क्या आइडियाज दिए हैं, तो वो किसके तहत आते हैं, इसी मूवमेंट के तहत आते हैं, भक्ति मूवमेंट के तहत। ठीक है, एडवोकेटिंग डिवोशन टू अ पर्सन डाइटी रेदर देन रिज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड स्पिरिचुअल इक्वालिटी। ये जो भक्ति मूवमेंट था, ये क्या करता था कि जो पॉलिटिकल रिज्ड, यानी कि बहुत कठोर राजनीतिक स्ट्रक्चर तो जो था, उसके अगेंस्ट में बात करता है कि इतना रिज्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो क्या करता है, ज्यादा सोशल इक्वालिटी को, इंक्लूसिविटी का क्या मतलब होता है, सामाजिक समानता पे ज्यादा बल देता है, कास्टिज्म को इतना ज्यादा नहीं मानता है। सूफिज्म, ब्लेंडिंग mystical Islamic beliefs with spiritual teachings, emphasizing inner transformation and harmony between different faiths. सूफिज्म जो है वो बेसिकली, एक तो ये जो इस्लामिक कल्चर था, इस्लामिक जो उस टाइम पे गवर्निंग सिस्टम था, जो एम्पायर्स थे, वो सरिया लॉ और इन सब के बेस पे करते थे। लेकिन सूफिज्म क्या है ना, सूफिज्म क्या बोलते हैं कि डिफरेंट फेथ्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग धर्मों के, ये क्या बोलता है, इस्लामिक जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले क्या बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ
इस्लामिक इस्लामिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं के आधार पर ही शासन होना चाहिए, और बाकी के लोगों को धर्म जो है परिवर्तन कर लेना चाहिए। लेकिन सूफीज्म क्या बोलता है कि उनके साथ अलग अलग धर्मों के लोगों का ऐसा नहीं है कि उनका धर्म परिवर्तन करवा दो, नहीं, उनके फेथ के साथ हारमोनी सामंजस्य बनाने पर की बात करता है, और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक टीचिंग्स की बात करता है, ठीक है। और इम्फेसाइजिंग इनर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि व्यक्ति का जो अंतर्गत जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि इंडिविजुअल के बिहेवियर में बदलाव की बात करता है, ठीक है। यही हिंदी में यहाँ पे स्लाइड है कि विभिन्न विचारधाराएं और राजनीतिक विचार, उस टाइम पे मध्यकाल में कौन कौन से अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं थी और राजनीतिक विचार थे, ठीक है। किस पे बेस्ड होता था? शास्त्रों पे, इस्लामिक, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आप लोगों को एक्सप्लेन किया, और भक्ति आंदोलन और सूफीवादी, ये चार इस तरीके के राजनीतिक आइडियाज थे, राजनीतिक विचारधाराएं थी, जिसके आधार पे मध्यकाल में जो गवर्निंग सिस्टम था उसको गवर्न किया जाता था, इन चारों के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कौन कौन से रिसोर्सेज थे, कहां कहां से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचारों की सोर्सेज क्या क्या थे, ठीक है। भारत में मध्यकाल में स्वदेशी राजनीतिक विचारधाराओं का इस्लामिक प्रभाव के साथ विलय देखा गया, यानी कि मेडिवल टाइम में एक तरीके से हम कह सकते हैं स्वदेशी राजनीतिक विचारधाराओं के साथ में, क्योंकि इस्लाम धर्म आ गया था और इस्लामिक एम्पायर जो है स्टैब्लिश हो गए थे, तो इस वजह से क्या हो गया कि एक तरीके से हमें यहाँ पे सामाजिक जो है जो उस टाइम पे जो हिंदू राजनीतिक विचारधाराएं थी और इस्लामिक राजनीतिक विचारधाराएं थी, उनका विलय का मतलब क्या होता है, दोनों में गठजोड़ देखा गया, ठीक है। अल बिरूनी और अबुल फजल जैसे विचारकों ने न्याय, शासन और धार्मिक सहिष्णुता की अवधारणाओं की खोज की। ये जो विचारक हैं बेसिकली अल बर्नी और अबुल फजल, इन्होंने किस पे अपने विचार दिए? न्याय पे, कि किस तरह का न्याय का शासन, कैसा न्याय कैसा होना चाहिए शासन व्यवस्था में, शासन कैसा होना चाहिए, और धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है रिलीजियस टॉलरेंस की बात की। रिलीजियस टॉलरेंस क्या होती है? धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है? सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर के रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक शासन स्थापित हो गया है तो उनके ऊपर भी सरिया लॉज लगाए जाएं, या उनको भी शासन व्यवस्था जो करनी है वो इस्लामिक सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो, नहीं। उसको जो अगर हिंदू पॉपुलेशन है तो उन पर हिंदू जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो किया जाए, ये होता है धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। उस टाइम पे प्रमुख स्रोत कौन से थे, यानी कि रिसोर्सेज कौन कौन से थे? सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या थे? मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचारों के प्रमुख स्रोत कौन से थे? एक तो अबुल फजल द्वारा लिखी हुई आईने अकबरी, ठीक है। दूसरा था जो बर्नी द्वारा लिखित किताब अल हिंद, बर्नी ने किताब लिखी थी अल हिंद, वो और आईने अकबरी, ये दो ऐसे प्रमुख सोर्स हैं जिनसे हमें मध्यकालीन भारत के राजनीतिक विचारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अबुल फजल ने जो है जो आईने अकबरी लिखा है उसमें क्या लिखा है? न्याय के बारे में, समानता के बारे में और धार्मिक सद्भाव के सिद्धांतों पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को मध्यकालीन भारत के जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें बेसिकली दो सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, वो हैं एक तो आईने अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, और अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबार में एक प्रमुख जो है एक बहुत 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। अबुल फजल के भी विचार हम आगे अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, उस पर भी वीडियो आएगी, ठीक है। और एक अल बर्नी के जो है, बर्नी ने अल हिंद में दिए। अल बर्नी ने किस पे लिखा है? भारतीय राजनीतिक संस्थानों का विश्लेषण किया है और समाज का एक वस्तुनिष्ठ विवरण प्रदान किया है, ठीक है। भारत के उस टाइम में भारत के जो राजनीतिक संस्थान थे, यानी कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, उनका जो है उनको एनालाइज किया है और उनके बारे में लिखा है, इस कौन सी किताब में? अल हिंद बुक में जो किताब है उनकी।
ठीक है। तो इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी ऑफ मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब जो भारत के जो मध्यकालीन राजनीतिक विचार हैं, उनका इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या हुआ, उससे क्या बदलाव आए, उसका कैसे उसका उनको पढ़ने से या उनको जानने से क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, या वो उनको जानना क्यों जरूरी है, उस टाइम के जो विचार थे, उस टाइम की जो गवर्निंग सिस्टम थी, उनपे क्या विचार, कौन सा जो है प्रभाव पड़ा। ठीक है। एक तो फर्स्ट जो इन्फ्लुएंस हुआ, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर मूवमेंट्स, जो आगे आने वाले फ्यूचर में जो आने वाले जो मूवमेंट्स हुए, उन पर इन विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। द आइडियाज ऑफ मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट इन्फ्लुएंस्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एंड द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। आने वाले समय में कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम करना है, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस टॉलरेंस की बात होती है इंडियन मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, तो हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेक्युलरिज्म को लेकर के आते हैं। सेम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिलीजियस टॉलरेंस की बात होती है। ठीक है। कंटिन्यूड, और फिर उसके बाद क्या है कि किस तरीके से उसकी रेलिवेंस आज भी बनी हुई है। द एम्फेसिस ऑन धर्मा, एथिक्स एंड जस्टिस रिमेन्स सिग्निफिकेंट इन कंटेम्परेरी इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। आज के भी जो भारत के में जो जिस तरह के विचार हैं, मध्यकाल में जिस तरह के पॉलिटिकल विचार थे, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। ग्लोबल अवेयरनेस, इंटरनेशनल स्कॉलर्स आर इंक्रीजिंगली इन रिकॉग्नाइजिंग द contributions and unique perspectives of medieval Indian political thought। पूरा सिर्फ और सिर्फ भारत में ही जो आज के टाइम में जो कंटेम्परेरी इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, सिर्फ उसमें ही मध्यकालीन भारत के विचारों का इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता है, बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल अवेयरनेस, ग्लोबल जो है लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो मध्यकालीन राजनीतिक विचार थे, उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है। यानी कि जो मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार थे, उनका इन्फ्लुएंस कहाँ, उनकी क्या प्रासंगिकता है कि एक तो भविष्य में जो आने वाले आंदोलन हुए, जो कि फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, उनपे इसका प्रभाव देखने को मिला। मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा के विचारों ने राष्ट्रवादी आंदोलनों और भारत के संविधान के निर्माण को प्रभावित किया। दूसरा है कि उनकी जो प्रासंगिकता है वो निरंतर बनी हुई है। समकालीन भारतीय राजनीतिक विचारों में धर्म, नैतिकता और न्याय पर जो महत्व दिया, वो आज भी बना हुआ है। वैश्विक जागरूकता, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल वैश्विक जागरूकता फैला रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय विद्वान मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार के योगदान और अद्वितीय दृष्टिकोण को तेजी से पहचान रहे हैं। यानी कि उस टाइम में जो भी राजनीतिक विचार थे, उसको इंटरनेशनल वैश्विक तौर पर भी उनको पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है और माना जा रहा है। ठीक है। कंक्लूजन, हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं, मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट exemplified and diversity the and complexity of ideas that shape governance, emphasizing the interplay between ethics, authority, and justice. Its legacy continues to influence modern Indian political discourse. मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार उन विचारों की विविधता और जटिलता का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने शासन को आकार दिया, नैतिकता, अधिकार और न्याय के बीच परस्पर क्रिया पर जोर दिया। इसकी विरासत आधुनिक राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है। यानी कि इसका कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि आज भी जो मध्यकाल में जो भारतीय राजनीतिक विचार प्रचलित थे, उनका इन्फ्लुएंस आज भी बरकरार है, आज भी उनको माना जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है। ठीक है। हमारी ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट था, सोर्सेज ऑफ एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है। इससे पहले 2 वीडियो और भी बनी हुई हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी भी तरह के चेंजेस चाहिए कि मैम हमें इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो और दूसरा तरीका ढूंढा जाएगा, तो प्लीज
आपको अगर कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताना, ताकि मैं आप लोगों की आने वाली वीडियोस में और अच्छे से मदद कर सकूं। तो अभी के लिए यही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी अपलोड करेंगे।